तो यार हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। ओके, सो पोलराइजेशन में जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा प्यारा सा उसकी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफ्रैक्शन को मस्त तरीके से सीख लिया, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे मैं पोलराइजेशन की बात करूंगा और मजा आ जाएगा। हर टाइप का आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेविस्टर एंगल होता है, लाइक पोलराइजेशन एंगल होता है, उसको भी आप इजीली अप्लाई करके क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे रिलेट होके हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कम ऑन। तो देखो यार, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो समझो, हमारी जो लाइट है, जो हम यूज कर रहे हैं, हमारी जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है एक तरीके से। मतलब उसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स होती है। हमारी जो लाइट है, ये हम सबको पता है कि जो लाइट है हमारी वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। ये तो आप समझेंगे, ठीक है, कि जो लाइट है हमारी वो ट्रांसवर्स है। ओके, ट्रांसवर्स इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइट के पास दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम आप इसको देते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज मोर ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। मतलब लाइट वेव जो है हमारी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू दिस। सो दैट्स व्हाई, चूंकि हमारी लाइट वेव दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल कंपोनेंट एक तरीके से। यानी पोलराइज करने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसवर्स नेचर है, मतलब दो कंपोनेंट है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ऐसे ऊपर जा रहा है, एक इस तरीके से इधर को जा रहा होगा, ठीक है। सो दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ऐसे वाइब्रेट हो रहा है इस प्लेन में, तो एक इस प्लेन में इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं बॉस, ठीक है। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए कि नहीं? यस। तो अब क्या करेंगे सर? तो हमने बस यही करना है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ईएम वेव इनटू अ सिंगल कंपोनेंट। ओके, सो इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। बस सीधी सी बात है यार, देखो इसको पोलराइजेशन कहते हैं। और हम वैसे भी लाइट में अपनी जो ईएम वेव है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट का मोस्टली यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई हमें इसको पोलराइज करना जरूरी है। और उसने एक बात बोला कि जो लाइट वेव होती है वाइब्रेट इन मोर देन वन प्लेन। अगर हमारी लाइट वेव एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, इट मींस ऐसी लाइट को बोला जाता है अनपोलराइज्ड वेव या अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको? अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है ना। ये पोलराइज करनी पड़ेगी। अगर ये एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, वही वाली बात है, मतलब दो कंपोनेंट हो गए ना इसके पास। अब दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसमें वाइब्रेट कर रहा है, एक इसमें वाइब्रेट कर रहा है, तो अलग अलग, ये अलग हो गया प्लेन दिस वन, और ये वाला प्लेन अलग हो गया है। समझ रहे हो? तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है कि यार सर हमारी जो लाइट है दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, हमें इसको एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। उम्मीद कर रहा हूं बेसिक तौर पे आपके दिमाग में ये पॉइंट चला गया होगा। अब सर इसके जरिए करेंगे क्या? तो दोस्तों इसके जरिए हम यूज करते हैं, वी यूज हियर पोलराइड्स, ठीक है। हम यहाँ पे पोलराइड्स का यूज करते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक तरीके से आप अरेंजमेंट यहाँ पे बना रहे हैं, डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पोलराइजर आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट को कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे बस वही समझ रहे हैं, उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है उसको एक बार समझ लो। क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा एग्जांपल के तौर पे। आप अपने पीवाईक्यूज के क्वेश्चन खुद भी जाके सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली। यस। कोई बात नहीं, तो मैथमेटिकल सिचुएशन क्या है इसकी जल्द से देख लेते हैं। लॉ ऑफ मैलेस क्या है उसको जल्द से देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम जल्द से देख लेते हैं। ओके, सो देखो उसने बोला कि यार मेरे पास एक सोर्स है और उसकी लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है। देखो ये एक सोर्स है, इसकी लाइट हर डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, ऐसे मान लो। तो दिस इज अ सोर्स, यू नो, इसकी जो लाइट है इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग नहीं, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके कूल। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब ये पोलराइज्ड नहीं है, मतलब एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रही होगी। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल प्लेन में, इसका वाइब्रेशन हमने करना है एक सिंगल कंपोनेंट में, हमने इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली। अच्छा सर, तो अच्छे से इसको कैसे लिखेंगे? तो सपोज करो एक लाइट कंपोनेंट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो एक कंपोनेंट हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, इस तरीके से।
ओके 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 मैन। और दूसरा कंपोनेंट ये डायरेक्शन होगी, दूसरा कंपोनेंट इन द प्लेन, आउट द प्लेन, इन एंड आउटसाइड प्लेन में ऐसे 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 मान के चलो आप दिस वन एंड एक कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा और एक ये जो डॉट है ना ये इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड समथिंग लाइक दैट, और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा ऊपर नीचे, और ये आप डायरेक्शन मान सकते हैं कि वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी आपके को। तो ये हमने मान लिया, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। है भी अनपोलराइज्ड बट दो कंपोनेंट ऐसे से आपको दिखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इसमें ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आएगा 2D में, ठीक है। बट यहां समझ सकते हो कि जो डॉट है वो उनका जो कंपोनेंट है इन आउट इन आउट इन आउट, राइट। एंड ये जो एरोज है ये अप डाउन समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से इसका वाइब्रेशन यहां पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। कूल। अब सर इस अनपोलराइज्ड लाइट को आपने कन्वर्ट करना है पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट में इसको कन्वर्ट करना है और इसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट यूज करते हैं और उस अरेंजमेंट को, उस डिवाइस को हम नाम देते हैं पोलरॉइड, ठीक है। इसको नाम देते हैं पोलरॉइड। ओके सो दिस, जब इस पोलरॉइड पे हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उससे जो लाइट पास होगी वो डिपेंड करेगा, उसका कौन सा कंपोनेंट पास होगा वो डिपेंड करेगा उसके ट्रांसमिशन एक्सिस के ऊपर। कैसे, देखो ध्यान से। सपोज करो गाइस मेरे पास एक पोलराइड, आप कैसे भी बना लो, देखो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आपको दे सकता है। और ये जो एक्सिस है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस होगी ये वाली, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस, और यहां से लाइट पास होगी। या फिर आप इसको नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो और ये इसकी एक्सिस होगी ये वाली, दिस इज द ट्रांसमिशन। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लो, आपकी मर्जी है। तो ऐसे एक तरीके के इस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलरॉइड, ठीक है, पोलराइजर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप इस पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करा रहे हो या पहले से ही एक लाइट पोलराइज्ड है वो इंसिडेंट करा रहे हो। तो हम तो भाई अनपोलराइज्ड की ही बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे जो भी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। कूल। तो कैसे करेंगे सर, देखो इसको ले लो या इसको लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसको बस आप मान लो कि एक पोलराइड है, ये पोलराइड पोलराइजर है, ठीक है। और इसके सामने वाले एक लाइट इंसिडेंट की, समझना ये वाली, ठीक है। और ये आपको पता ही है अब ये कौन सी लाइट है, ये एक कंपोनेंट इसका ऐसे ऐसे है, एक कंपोनेंट ऐसे ऐसे है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जब ये आगे लाइट जाएगी, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, है क्लियर है, अनपोलराइज्ड लाइट। कूल, वेरी कूल, सुपर कूल। अब देखो समझो, पहले यहाँ पे आपको ज्यादा वजन नहीं आएगा, बट यहाँ पे देखो आप, ये मेरे फिंगर्स हैं, ठीक है, और दो फिंगर के बीच में गैप है, बिल्कुल है। अब मैं अपना मार्कर लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा सर। तो ये मार्कर जब ऐसे जाएगा तो अगर इस मार्कर, मतलब ये वाला मार्कर जो है, अगर इसकी डायरेक्शन, मतलब जो उसका मूवमेंट हो रहा है, ये दो फिंगर के बीच में जो गैप है इसी की एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये मार्कर इसको क्रॉस कर जाएगा, देखो क्रॉस कर जाएगा, कर रहा है। लेकिन अगर ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, देखो ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। मतलब अगर ऐसे दो कंपोनेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो तो रुक जाएगा, और जो उसके पैरेलल है वो पास हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन एक्सिस से पास हो जाएगा, तो दूसरी साइड में रहेगा। तो हमारी जो लाइट है जिसमें दो तरीके के कंपोनेंट है, देखो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ गया। तो आप समझना, अगर इस वाले कंपोनेंट की बात करूं तो देखो ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये वाली इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो ये इससे पास हो जाएगा, ओ अमेजिंग मैन, ये वाली कंपोनेंट इससे पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये ऐसे, देखो ये रुक जाएगा, ये थोड़ी पास होगा भाई, ऐसे होता है तभी तो पास होगा, ये तो ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, ये भी 2D है, ऐसे समझो, ऐसे। तो ये एक्सिस को ऐसे समझो, देखो ये रखा है फिंगर्स के, ये रुक जाएगा, ये जाएगा ही। इसी को कहते हैं कि एक कंपोनेंट आपका डॉट वाला यहाँ पे रुक गया है, ये पास नहीं होगा, और ये जो ये एरो वाला जो कंपोनेंट है, जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक तौर पे समझा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपके क्वेश्चंस करने के लिए, ओके। तो ये स्टॉप हो गया और ये ट्रांसमिशन एक्सिस से पास हो गया, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। यस, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये दो प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, एक इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, एक इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, और उसमें से केवल एक ही कंपोनेंट यहां पे पास ऑन हो पाया है इस ट्रांसमिशन एक्सिस के, जो पैरेलल था, जो परपेंडिकुलर था, वो स्टॉप कर गया। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारी जो पोलराइज्ड लाइट थी, जो अलग-अलग प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, उसमें जिसके पास दो कंपोनेंट थे अलग-अलग, वो एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गई है। This is called as polarization. This process is called as polarization, and this is called as polarized light. अब जो मैं बताने वाला हूँ very important man, very important. What is that sir? जो unpolarized light है, let's see इसकी intensity है I0 initially. Unpolarized light है, ध्यान रखना,
अच्छा सर, जब इस ये पास होगी, एक पोलराइजर से पास हो गई वन टाइम एंड इसका एक कंपोनेंट पास हो गया, तो इसकी जो इंटेंसिटी बचेगी आई डैश, वो दोस्तों 50% रिड्यूस हो जाती है, 50% ही बचती है। यानी इंटेंसिटी आपने दी आई नॉट, पोलराइजर से पास होने के बाद जो पोलराइज्ड लाइट हमें मिली उसकी जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी, प्रैक्टिकली प्रूव्ड रिजल्ट है, यू हैव टू रिमेंबर आई नॉट बाय 2, क्योंकि 50% एनर्जी हमें नहीं मिलती है, 50% इंटेंसिटी ही हमें मिलती है, समझ गए? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैन। अच्छा सर ठीक है, फिर क्या करेंगे? आप देखो, ये तो तब हुआ जब ये लाइट अनपोलराइज्ड थी, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, कुछ भी दे दो यार, जैसे आपने दे दी 4, तो यहां बचेगी आपके पास 2 ही बचेगी, ठीक है, कुछ भी दे दो आप, है? तो एक बार जब इससे पोलराइज्ड से पास होगी तो पोलराइज्ड जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है अनपोलराइज्ड के बाद, खत्म। अब वो बोलता है इफ, ये तो होगी अनपोलराइज्ड के लिए, वो बोलता है इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप, ठीक है? वो बोल रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूं, मैंने बोला कैसा कर दूं, ध्यान से यही बताऊं या आगे बताऊं? आगे बताता हूं तो ज्यादा मजा आएगा, घिचपिच नहीं होगी ना। कोई इशू हियर भी वो जल्दी से देख लेते क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने लिखा सबसे पहला, ये बस याद हो जाए दिमाग में, तो मजा आ जाएगा। हर टाइप क्वेश्चन हम डेफिनेटली करके आने वाले हैं, कैसे भी क्वेश्चन, ठीक है? तो उसने बोला इफ एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो पोलराइजर उसकी जो एक्सिस होगी जिससे लाइट ट्रांसमिट होती है, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। मान लिया कैसे सर, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी, समझना, ठीक है, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक ही नहीं? ओके सर, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, बट जो पोलराइजर आपने रखा, पहले उसकी एक्सिस ये थी, और उसने बोला कि अगर पोलराइजर की एक्सिस आपने इंक्लाइन कर दी, देखो पोलराइजर को आपने इंक्लाइन कर दिया, तो ओरिजिनल एक्सिस ये थी, देखो, और कितने एंगल से इंक्लाइन कर दिया आपने? ओरिजिनल एक्सिस जो थी वर्टिकल, ये उसी से एंगल लेना है, कितना इंक्लाइन किया है ना, ये वाला। सो दिस इज द थीटा। तो अब ये लाइट जब इससे पास होगी, इस एक्सिस से पास होकर इधर आएगी, तो हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, लेट्स सी आई डैश, वो मिलेगी, हमें पता है जब पोलराइजेशन से कोई भी इंटेंसिटी आई नॉट की अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है, तो हमें जब ये एक्सिस बिल्कुल डायरेक्ट वर्टिकल होती थी, तो हमें आई नॉट बाय 2 मिलता था इंटेंसिटी, बट चूंकि इसकी एक्सिस अब इनिशियल एक्सिस के साथ इंक्लाइन हो गई किसी एंगल पर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द मैलस लॉ, ठीक है? अकॉर्डिंग, इसको बोला जाता है टू मैलस लॉ, ठीक है? ये मैलस लॉ के नाम से जाना जाता है, और आपको ज्यादा कुछ टेंशन भी नहीं लेनी है बॉस, आपने जस्ट ये समझना है कि क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी। बट अगर वो कहता है इफ, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इफ लाइट ओरिजिनली पोलराइज्ड, ऑलरेडी, ठीक है, पोलराइज्ड है ना, पोलराइज्ड, अगर लाइट आपकी ओरिजिनली पोलराइज्ड है, पहले से पोलराइज्ड है जी, ठीक है, पहले से ही पोलराइज्ड है जी, तो अब देखो अब क्या करोगे, तो अब आपने क्या किया, मान लिया कोई लाइट पोलराइज्ड थी पहले से ही, और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और आपने जो पोलराइजर था आपका, है ना, जो भी आपका पोलराइजर था, उसको आपने इंक्लाइन कर दिया, पहले एक्सिस ये थी, फिर एक्सिस ये हो गई, तो कितने एंगल पे? थीटा। तो अब इधर जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको, है ना, तो आई डैश मिलेगी, चूंकि ये पहले से ही पोलराइज्ड है, ठीक है? तो जो पोलराइजर था ऑलरेडी, जिसकी वर्टिकल एक्सिस थी, तो ये अब आई नॉट बाय 2 नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो हम इसको आई नॉट ही लिखेंगे, cos ऑफ स्क्वायर थीटा लिखेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द मैलस लॉ, समझ गए? सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दोनों में फर्क है, आप ध्यान से देखिए, अगर लाइट ओरिजिनली क्वेश्चन में बोला है कि पहले से ही पोलराइज्ड है, तो आई नॉट बाय 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर अनपोलराइज्ड है तो आई नॉट बाय 2 लिखेंगे, और उसकी एक्सिस पोलराइजर की किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो cos स्क्वायर थीटा, बात खत्म। और अगर पोलराइजर डायरेक्ट इस तरीके से जैसे भी मैंने बताया था, और कोई भी लाइट आप इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, अगर ये पोलराइज्ड है तो आई नॉट ही मिलेगी, समझ गए? लेकिन अगर ये अनपोलराइज्ड है तो इससे पास हो रही है और उसकी वर्टिकल एक्सिस इंक्लाइंड नहीं है, देखो ये वर्टिकल फॉर्म में है, इंक्लाइंड नहीं है, तो ये आई नॉट बाय 2 मिलेगी। इतना तो आप ख्याल रखेंगे दिमाग में रहा, अगर ये पोलराइज्ड है और वर्टिकल एक्सिस है पोलराइजर की, इंक्लाइंड नहीं है, तो आई नॉट ही मिलेगी, नो चेंज एट ऑल। बट अगर अनपोलराइज्ड है तो 50% रिड्यूस हो जाती है, तो आई नॉट बाय 2 मिलेगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही क्लियर हो गया, हमारे क्वेश्चन ही उड़ाना लगे। एक एक एग्जांपल अब सबका लूंगा मैं और आपको सॉल्व करके दूंगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आते हैं।
सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके कम ऑन देखिए, समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट अलग अलग इसलिए लिखा है मैंने कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए बॉस। इससे ज्यादा आपने कुछ फोकस करना ही नहीं है। मैं सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने करके आना है, तो टेंशन काहे को लेना बॉस, ठीक है? ओके कम ऑन। तो इसमें फिर दिखाओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मस्त तरीके से आपकी फंडिंग क्लियर हो जाएगा, आपको अप्लाई करना आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी आपको पता ही चल जाएगा। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज दैट सर? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि पोलराइजर है लेकिन उसकी एक्सिस इंक्लाइंड है tan एंगल 60 डिग्री, पहले से बोल दिया उसने कि इंक्लाइंड वे में रखा है, ये सीधा रखा ही नहीं है। और यहाँ पे जो लाइट डाली है उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, वो पीएल लिखा है मैंने, पोलराइज्ड दिया, ध्यान से समझना है ना, पोलराइजर कंप्लीटली लिख लेना। तो बोल रहा है कि जब इंटेंसिटी इस पे आप इंसिडेंट करोगे तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, तो इससे बाहर जो इंटेंसिटी निकलेगी उसकी वैल्यू बता दो। क्या बात कर रहे हो यार? सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। ये तो पोलराइज्ड है, फिर वो जो पोलराइजर है उसकी एक्सिस इंक्लाइंड है या वर्टिकल है डायरेक्ट, तो इंक्लाइंड है, तो इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी I नॉट बाय 2 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो I नॉट cos ऑफ स्क्वायर 60, दैट इज यू कैन राइट दैट इज I नॉट cos 61 by 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज I नॉट by 4 इज योर आंसर। कूल। देखो कंफ्यूजन खत्म, मतलब कांसेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूजन खत्म है, और कंफ्यूजन खत्म है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो फिर ये टेंशन ही नहीं है, तो फार्मूला है, यू कैन अप्लाई। बस आप पॉइंट याद रखो जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं कि अगर लाइट पोलराइज्ड है तो क्या करना है, अनपोलराइज्ड है तो क्या करना है, ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है तो क्या करना है, इंक्लाइंड है तो क्या करना है। ओके कम ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट सर? नाउ हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे दो पोलराइजर उसने यूज करा है। पहला पोलराइजर, दूसरे को हम एनालाइजर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है? एनालाइजर, बट यू जस्ट रिमेंबर कि पोलराइजर है जी। ये इंटेंसिटी है जिसकी इंटेंसिटी आपकी I नॉट है, और ये जो लाइट है इस बार UPL है, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है, नॉट पोलराइज्ड। अब मजा आएगा। अब इस पे इंटेंसिटी आपने पहले पोलराइजर पे डाली हो जिसकी वर्टिकल एक्सिस है, इंक्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है, तो जब ये इससे पास होगी, इससे बाहर निकलेगी तो I1 से बाहर निकलेगी तो I नॉट बाय 2 हो जाएगी। और दूसरा पोलराइजर भी इंक्लाइंड नहीं है, वो भी एज इट इज इसी एक्सिस की, उसकी एक्सिस ट्रांसमिशन इसकी एक्सिस के ही पैरेलल है। तो अगर दोनों पोलराइजर की एक्सिस पैरेलल होती है तो इससे जो लाइट बाहर निकलेगी वो सेम वही होगी जो I नॉट है, सॉरी I1 है, जो इससे बाहर निकले, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ही नहीं, ये इंक्लाइंड नहीं है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो तो जीरो नहीं हो जाएगा। अबे समझो बात को यार, फॉर्मूला क्या होता था सर? देखो देखो देखो, I नॉट इससे जो बाहर निकलेगी वो ये वाली, ये I1, देखो I नॉट डाली इस पे, इससे बाहर निकली I1 होती I नॉट की हाफ, क्योंकि पैरेलल यू नो वर्टिकल एक्सिस है, नॉट इंक्लाइंड, अनपोलराइज्ड लाइट है तो हाफ हो जाती है। अब ये I1 इस पे, इससे बाहर निकलेगा, I1 इस एक्सिस से बाहर निकलेगा तो I2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे I1 cos स्क्वायर थीटा, और दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है, ये तो जीरो है, तो I1 कितना है सर? I1 ये रहा I नॉट बाय 2 cos ऑफ स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो आंसर आएगा I2 I नॉट बाय 2 एंड दिस इज योर आंसर। नो कंफ्यूजन एट ऑल मैन, यू जस्ट चेक आउट द एंगल बिटवीन देम। और अगर सेकंड पोलराइजर की एक्सिस भी वर्टिकल है तो उसके साथ जीरो का एंगल बना रही होगी, तो जो लाइट इससे बाहर निकलेगी वही सेम इससे बाहर निकलेगी, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। कूल है या सुपर कूल है बॉस, सुपर कूल है। तो उसने वही बोला था, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम P2, फ्रॉम पोलराइजर P2। कूल, फ्रॉम पोलराइजर P2। दो एग्जांपल लिए होंगे, दो और देता हूं, टेंशन मत लो, दो और देता हूं, टेंशन मत लो, मजा आएगा, मस्त तरीके से करेंगे। ओके तो ये इसमें फिर बिकॉज़ दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज दैट सर? देख लो भाई, क्वेश्चन क्लियरली मैंने लिखा, उसने समझा देना। ओके उसने बोला कि भाई हमारे पास I नॉट इंटेंसिटी की लाइट है जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है? दो पोलराइजर है, एक P1 है और इसकी एक्सिस तो आप देख सकते हो डायरेक्ट वर्टिकल है, दूसरा जो पोलराइजर है उसकी जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, देखो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? 60 डिग्री। तो बोल रहा है I2 निकालो, I2 का मतलब लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड किससे? थ्रू P2, जो P2 से बाहर निकलेगी भाई, जो P2 से बाहर निकलेगी। यार क्या बात कर रहे हो? तो अच्छा सर मजा आएगा। तो फिर ये जो पहला पोलराइजर है वो बिल्कुल वर्टिकल है, और इस पे अनपोलराइज्ड लाइट आप डाल रहे हो तो उससे बाहर निकलेगी I, भाई इसकी हाफ हो जाती है, अगर अनपोलराइज्ड है तो हाफ हो जाती है। अब जो सेकंड पोलराइजर है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इससे बाहर जो इंटेंसिटी मिलेगी लेट्स से I2, और वो होगी जो इस पे इंसिडेंट कर रहे हो I1 cos ऑफ स्क्वायर थीटा। जब किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है एक्सिस, तो यही माइनस लो यूज करते हैं कि नहीं? यस। तो I2 हम लिखेंगे, I1 कितना है? I नॉट बाय 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा कितना है? 60, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर 60 यानी 1/2 का स्क्वायर, यानी व्हाट इज दैट? I नॉट बाय 8
दिस इज योर आंसर। इतनी लाइट इससे बाहर निकलेगी। जो सेकंड पोलराइजर है उसकी जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस विल डिपेंड अपॉन कि इनिशियली लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। कुल उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। अब देखो इंटरेस्टिंग है, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने बोला एक पोलराइजर पहला है, अब मैं एक्सिस बना रहा हूं बस पोलराइजर की, ठीक है, P1। अच्छा सर ठीक है। दूसरा पोलराइजर इसके साथ दूसरा जो पोलराइजर है वो किसी एंगल पे है, और जो तीसरा पोलराइजर है वो P1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ऐसे रखा है। ध्यान से समझो, ऐसे रखा है। देखो ये है P2 पोलराइजर और ये है P3, मतलब ये जो P3 पोलराइजर है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो इसके साथ ये क्रॉस कंडीशन में है, 90 डिग्री पे है, तो टेंशन नहीं रहेगा। ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन में बोला गया है। देखो भाई पहला पोलराइजर ऐसे रखा है, मतलब ऐसे समझो, मैं यहां समझाता हूं। ये पहला पोलराइजर है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और एक पोलराइजर इसके बीच में ऐसा रख दिया, ये इसकी एक्सिस है, और एक पता कैसे रखा, ऐसे रखा है, ऐसे। जो इससे देखो इसकी एक्सिस पास होगी, इस वाले की एक्सिस इससे पास होगी, तो इसकी एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे समझो यार, ठीक है। तो भाई वो बोल रहा है कि इसके सामने, यानी फर्स्ट वाले के सामने हम अनपोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे I नॉट इंटेंसिटी है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो बताओ थर्ड से बाहर जो निकलेगी वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू भी पूछ सकता है, परसेंटेज भी पूछ सकता है कि कितनी परसेंटेज इंटेंसिटी यहां से ट्रांसमिट होगी थर्ड वाले पोलराइजर से, तो नो प्रॉब्लम। देखो जब आपने यहां पे डाला I नॉट, तो पहले की एक्सिस को वर्टिकल है, तो इससे बाहर निकलेगी I1 और वो होगी I नॉट बाय 2, क्योंकि ये पोलराइजर तो हाफ हो जाएगी पहले से निकलते ही। ओके, अब जो कि सेकंड पोलराइजर जो है इसके साथ है कितने एंगल पे सर? ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो सेकंड पोलराइजर इस एक्सिस के साथ देखो, ये इसके पैरेलल है ना, इसके 30 डिग्री पे है, तो इससे बाहर जो निकलेगी दैट इज I2 और वो होगी I1, क्योंकि I1 ही तो उस पे इंसिडेंट करेगी, और हम यहाँ पे एंगल मानेंगे cos स्क्वायर 30। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसको सॉल्व करना तो कर लो। देखो I नॉट बाय 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 यानी √3 बाय 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी करोगे तो 3I नॉट 2 2 4 8 आ जाएगा। चेक करें आप कितना आ गया। अब ये वाली इंटेंसिटी इससे पास होगी। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड पोलराइजर इस वर्टिकल एक्सिस के साथ 30 एंगल बना रहा है, और इसकी जो I2 इंटेंसिटी है अब वो इससे पास होकर I3 में कन्वर्ट होगी, यानी I3 को हमें लिखना पड़ेगा I2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा। थीटा कितना लेंगे? इसकी एक्सिस और थर्ड वाले की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, ये ना देखो, ये 30 है, और देखो ये और ये 90 पे है, तो ये 60 डिग्री होगा। भाई ये 30 है तो 60 होगा, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस 90 पे है ना, देखो इसके साथ है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे 60। तो बस हो गया। तो I3 आपका I2 ऑलरेडी आ चुका है 3I नॉट बाय 8 cos ऑफ स्क्वायर 60, और वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट 3I नॉट बाय 16। दिस इज योर आंसर। होप सो यही होना चाहिए। नो नो नॉट 16 भाई 2 to 4 है ना, 32 हो गया, 32, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू इंटेंसिटी की ट्रांसमिट हुई है वो भी निकाल सकते हो। तो ये I3 है, I नॉट से डिवाइड कर दो इधर, तो इधर आएगा 3/32। इतनी फ्रैक्शन आपका ट्रांसमिट होगा। परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो तो जो भी आपने करना है करते रहना। ऐसा क्वेश्चन मतलब इस लैंग्वेज को यूज करके आते रहते हैं। सो दिस इज द तरीका टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली मैन, इजीली। तो होप सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से कांसेप्ट को अप्लाई करना है। जाके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको तरीका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब इसका लास्ट कांसेप्ट है पोलराइजेशन एंगल, वो मैं डिस्कस करूंगा मस्त तरीके से। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे उसके, और इजीली आप क्वेश्चन करके आ जाएंगे मस्त तरीके से, गारंटेड पक्का। ओके तो इस वीडियो में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं लास्ट कांसेप्ट क्या है हमारे पास। लास्ट लॉ क्या है, इसको ब्रेविस्टर लॉ आपके नाम से आप जानते हैं, या फिर यू कैन से पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का एक मेथड है। मतलब रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर लाइट को, वेव को आप किसी सरफेस पे, दो मीडियम को सेपरेट करने वाले किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट करते हो, सो वहां पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, यू नो। तो इस प्रोसेस में कब वो लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी, है ना। ब्रेविस्टर लॉ का मीनिंग क्या है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, फिर मैं आपको कन्वर्ट बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, वो भी बताता हूँ, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत लो। देखो इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसने बोला व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज एट 90 डिग्री, अगर इस तरीके से वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो 90 डिग्री पे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाए, तो ये जिस एंगल पे होता है, सो इंसिडेंट एंगल I इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन एंगल। जैसे हम एंगल ऑफ
अभी हमने पढ़ा नहीं है रे ऑप्टिक्स में, आपको याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्रिटिकल एंगल की बात करते थे, ठीक है, बिल्कुल वहां पे जो इंसिडेंट एंगल लाइट को क्रिटिकल सिचुएशन में लाता था कि अब लाइट अगर थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन है। उसने पता क्या बोला, उसने बोला अगर इधर इस वाले मीडियम में एयर है और इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एक लाइट उसने यहाँ पे इंसिडेंट कराई और उसको बोला ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जो लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब वो पोलराइजेशन कर रहा है रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू, बस सीधी सी बात ऐसे समझो। तो ये लाइट आई, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है सर, और ये एंगल होगा इंसिडेंट दैट इज आई। अब वो बोलते हैं इसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई और ये कंपोनेंट लाइट का डॉट वाला सपोज करो इधर चला गया एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और एक कंपोनेंट इसका रिफ्लेक्ट होके अंदर चला गया सपोज करो, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट, एक कंपोनेंट इधर चल गया, इसको हम बोलते हैं पार्शियली, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, ठीक है। तो ये पता क्या कह रहा है आपसे, ये जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये फुल्ली पोलराइज्ड होती है, फुल्ली पोलराइज्ड, ठीक है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होती है ये वाली। अगर इस रिफ्लेक्टेड और इस रिफ्रैक्टेड के बीच में ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो चुकी है, इसके दो कंपोनेंट अलग अलग हो चुके हैं, एक कंपोनेंट इधर रिफ्लेक्ट हो गया, एक कंपोनेंट रिफ्रैक्ट हो गया, दिस इज पार्शियली रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपने डाला था तो इस कंडीशन में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही नाम दिया गया आईपी। आईपी का मतलब पोलराइजेशन एंगल, ब्रेविस्टो एंगल, पोलराइजेशन एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल, हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो याद रखना दोस्तों हमेशा म्यू इक्वल टू 10 ऑफ आईपी से इसको आप निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं पोलराइजेशन एंगल, ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 ऑफ आईपी, समझ गए आप, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का, ठीक है। Sometimes mu is not even in the question, then how you can calculate this question? Mu is equal to होता है c by v, ये आप सबको पता है, ठीक है, mu स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और समटाइम अगर ये भी नहीं दे रखा है, सपोज फ्लो क्या करोगे, तब क्रिटिकल वाला फंडा यूज करोगे, तब आप mu निकालोगे दोस्तों, हमें पता है sin ऑफ IC इक्वल टू होता है 1 by mu, तो आप यहां से mu निकाल सकते हो, या अगर यहां से IP दे रखा है mu मिल जाएगा, mu यहां पुट कर देंगे तो IC मिल जाएगा। IP का मतलब पोलराइजेशन एंगल, IP का मतलब पोलराइजेशन एंगल मैंने लिखा होगा, पोलराइजेशन एंगल, और IC का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, बस ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कुछ भी पूछ सकता है, मान ले क्रिटिकल एंगल दे रखा है तो म्यू निकाल लेना, यहां पुट कर देना तो IP पूछेगा, IP दे रखा है तो म्यू निकाल लेना, यहां पुट कर देना तो IC पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये भी नहीं पूछा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछ लेगा, तो म्यू निकाल लेना, यहां पुट कर देना, या तो इसके थ्रू या इसके थ्रू आप आराम से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। एंड दिस इज द सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेविस्टो लॉ, द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री पे हो जाती है और आपके रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, उस एंगल को पोलराइजेशन एंगल का नाम दिया गया है। होप्स आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा जिससे आप इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सको मस्त तरीके से, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यस ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे। ओके ओके, इसलिए जल्दी देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या डेटा गिवन है उसको पहले से आपने पढ़ लेना है, उसमें जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले लिख लेना, देन कांसेप्ट को आपने समझ लिया। ओके कूल, तो उसमें बोला था एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी मीडियम इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे रखा है IP 60 डिग्री, तो IC पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी याद रखो, बस क्रिटिकल पूछ रहा है, जिसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर आपको IP दे रखा है तो मैंने बोला था क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, देखो sin ऑफ IC, ठीक है, इक्वल टू मैंने लिखा म्यू, तो हमें म्यू चाहिए तभी आएगा ये, तभी आएगा, तो म्यू कैसे निकालेंगे, यहां से हमें पता है भाई 10 ऑफ IP इक्वल टू होता है म्यू, होता है सर, तो 10 ऑफ 60 दे रखा है तो म्यू, तो इसको आप लिख लेंगे तो म्यू कितना आ गया सर, ये तो √3 होगा सर, यस, इसको यहां पुट कर दो, देखो तो sin ऑफ IC इक्वल टू आ गया 1/√3, और sin में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है मैन, नहीं पता, नहीं होती, तो हम लिख देंगे IC इक्वल टू sin ऑफ इनवर्स 1/√3, ये आपका एंगल बन गया, बस
क्योंकि इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। दो फॉर्मूले, दोनों का यूज करो, जो भी गिवन है, जो भी मिसिंग है, आराम से यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, आइडिया लग जाएगा मस्त तरीके से। क्लियर है? तो गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। ये कंप्लीट लेक्चर हो चुका है हमारा, है ना? डिफ्रैक्शन भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। मस्त तरीके से रिवाइज करना, मस्त तरीके से क्वेश्चन करना, एंड दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फॉर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब आपने प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है? उसमें बोला मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ मटेरियल इज 60 डिग्री, ठीक है? द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। अगर उसने बोल दिया कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो ये पोलराइजेशन का कांसेप्ट है, रिफ्लेक्शन वाला। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेविस्टर लॉ है ये, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल। तो रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर जा रही थी, देखो ये वाला केस याद करो, एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एक अंदर जा रही है ना? अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है, ये कंप्लीटली, तो ये एंगल 90 होना चाहिए, ये एंगल r होना चाहिए, और ये जो लाइट अंदर जा रही है इसकी स्पीड पूछ रहा है। इधर है मान लिया एयर, और इधर है मान लिया कोई मीडियम म्यू, और यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंस है आई हो तो आईपी होता है जब ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होती है, लाइट पोलराइज्ड होती है, सॉरी, ठीक है? ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर v चाहिए तेरे को, तो म्यू इक्वल टू होता है c बाय v, ठीक है? ये चाहिए, तो v को आप लिखोगे c बाय this। c तो पता है, म्यू कैसे निकालें, उसके लिए हमें ip दे रखा है, और वहां से निकाल लो बस। तो हमें पता है tan ip इक्वल टू होता है म्यू, तो ये आ जाएगा tan ऑफ कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री, दैट इज म्यू, तो म्यू आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 3, तो यहां पुट कर दो, तो v आ जाएगा 3 * 10⁸ बाय रूट ऑफ 3। कूल। तो देखो पता क्या कर लो, रैशनलाइज करेंगे क्या इसको, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 * 10⁸ लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। हियर वी गो, दिस शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। यही होना चाहिए ऑप्शन, चेक करेगा यार, कर लेंगे, तरीका मैंने बता दिया है। स्पीड पूछी थी, जब वो रिफ्लेक्ट होके किसी मीडियम पे जाएगी, तो ये ना फॉर्मूला यही होता है भाई, सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? और उसने बोला कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो ये वाली कंडीशन है, जो इंसिडेंट एंगल होता है तो आईपी होता है, आईपी पोलराइजेशन एंगल होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से म्यू आ गया, म्यू आ गया, यहां पटक दिया, आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और आप बचाते रहेंगे मस्त तरीके से। तो ये थी इसकी पूरी कंप्लीट कहानी मेरी जुबानी, और आप इसको बड़े प्रैक्टिस करें दोस्तों, टेंशन मत लें, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रेल प्रैक्टिस हमारा बचता है, रेल प्रैक्टिस को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है उनको ही कवर करेंगे, उन्हीं पे अपनी एनर्जी यूज करनी है। क्वेश्चन बहुत आते हैं, बट इंपॉर्टेंटली बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि बहुत लेंथी भी है तुम्हारे लिए, तो जो मेन चीजें हैं जहां से क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व करेंगे, उन पे हम फोकस करेंगे मस्त तरीके से। ओके, तो जिसको पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उससे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। ओके गाइस, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से लेक्चर के साथ, ऑसम से कंटेंट के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए मस्त तरीके से। कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हमेशा आपके साथ हूं, एंड ऑल द बेस्ट।